नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का दोनों सदनों से पारित होना एक बड़ी उपलब्धि है। जनगणना और प्रसीमन संबंधित प्रक्रिया के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक साल 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू हो सकेगा। देश के 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से करीब आधी महिलाएं हैं, लेकिन संसद में करीब 15% और राज्य विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी 10% है। जाहिर तौर पर इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सदन से पारित होना राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। संगीता यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सांसद हैं राज्यसभा की। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा से सांसद जसकौर मीणा जी से। जसकौर जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत जसकौर मीणा जी मैं आपसे करूंगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों से पारित हो गया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि जिस तरह से सदन में अगर बात की जाए कि करीब 15% से कम हिस्सेदारी है, राज्य विधानसभाओं में 10% से कम हिस्सेदारी है, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मान रही हैं? देखिए, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 हमारे लिए एक स्वर्णिम काम हुआ है। और मैं ये भी आपको निवेदन करूं कि जब तक महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान समय में जो भी काम होते हैं या जो भी निर्णय होते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी का अस्तित्व और प्रतिशत बहुत कम है जी। उसका प्रमुख कारण एक ही है कि अभी तक ये मानते आए हैं कि ग्रामीण स्तर पर या हमारे भारतवर्ष में साक्षरता की दर को लेकर और पढ़ाई लिखाई को लेकर ये हमेशा प्रश्न उठते आए हैं। और नारी की सक्षमता, नारी का योगदान और नारी का राजनीतिक पृष्ठभूमि में योगदान अभी तक बहुत स्वीकारा नहीं जा रहा था। और विगत 3 दशकों से ये महिला आरक्षण बिल के प्रति संसद में 4 बार ये विधेयक पेश हुआ जी। लेकिन हमारे भाई सांसदों के मन में ये उदारता नहीं आई और ना ही उन्होंने ये चिंतन किया कि नारी की शक्ति के सहयोग के बिना ना परिवार चलता है, ना राष्ट्र चलता है, ना समाज चलता है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सोचा और उन्होंने जब 2014 में सत्ता संभाली, भारत को संभाला, तभी से बेटियों की, महिलाओं की और उनका बहुत ध्यान गया। छोटी से छोटी बात को, स्वच्छता अभियान को यदि हम सोचें तो मोदी जी के मन में ही ये स्वच्छता अभियान क्यों आया, क्यों उन्होंने शौचालय की बात करी? उसका प्रमुख कारण है कि जो गांव गरीब को और भारत को समझता है वही इस भावना को समझ सकता है। इसलिए आज नारी वंदन तो सदैव शब्द तो बोलते रहे, लेकिन उन शब्दों को अंजाम देना ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही एक दूर की सोच है। जिस समय देवेगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया 96 में, फिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको जब प्रस्तुत किया तो 2000 में मैं खुद मौजूद थी 13वीं लोकसभा में जी। उस समय सम्माननीय हमारी प्रेरणा स्रोत सुषमा जी स्वराज के हाथ से पेपर लेकर फाड़ देने वाले बहुत लोग ऐसे भाई थे जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन मोदी जी का दूरदर्शी व्यक्तित्व और इस देश में महिलाओं की सम्मान, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय में किस तरह से महिलाएं भागीदार बने, ये सारी सोच उनके मन में आई और उन्होंने इस नए भवन में प्रवेश के बाद, जैसे ही नए भवन में प्रवेश किया, उसी के बाद तुरंत उन्होंने इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत किया। तो हम तो गौरवान्वित हैं और यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है और लिखा जाएगा इतिहास में। और इसके कारण मैं सोचती हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में नारी का सम्मान ही नहीं, नारी के कर्मठता की, उसकी योग्यता की, उसकी मेहनत की पहचान होगी और वो निर्णयों में भागीदार बनकर राष्ट्र के हितों में
बहुत बड़ा योगदान करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जसकौर जी, और भी आपसे पहलू समझने की मैं कोशिश करूंगा। संगीता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि ठीक जी। है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आजादी के बाद से और अब तक भारतीय हम्म। राजनीति में, भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में महिलाओं की जो हम्म। भागीदारी रही है वो एक बड़ा मुद्दा रही है। इस मुद्दे को अब आप आगे कैसे देखती हैं, इसका असर क्या होगा? देखिए, मैं तो इससे पहले विधायक भी रही, तो पहले जब ये ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, तब जनरली लोग बोलते थे कि ये तो एक बीबी ब्रिगेड बन के रह जाएगा। आपने ये जुमला बहुत जगह जगह सुना होगा। जी लेकिन आज केवल कुछ 33% आरक्षण था केवल महिलाओं को, आज वो अपने आप बढ़ के 50% तक हो गया है और कई राज्यों ने तो कर भी दिया है। और मैं आपको बताऊं, कल माननीय मोदी जी हमारे पार्टी कार्यालय पे बोल भी रहे थे कि कुछ जिन जिन गांव के प्रधान केवल मुखिया रही हैं प्रधान, और उनके मेंबर भी केवल महिलाएं रही हैं, उन गांवों की कथा और गांव से बहुत बेहतर रही। उन्होंने विकास के वो काम किए जो कोई कर नहीं सकता है। और जब हमारी बहनें उसमें संसद में बैठेंगी, तो जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं, मैं पुरुष भाइयों पर इल्जाम नहीं लगा रही कि उन्होंने मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। जी मोदी जी जब से आए तब से तो महिलाओं के हर स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। अरे सैनिटरी पैड तक के मामले को माननीय मोदी जी ने मंच से 15 अगस्त में लाल किले से बोला है, जबकि महिला प्रधानमंत्री थी तो उनको लिए मुद्दा नहीं था, लेकिन जेंट्स को इन्होंने बोला। हर छोटी छोटी चीजें, अभी जैसे हमारी बहन बता भी रही थी, शौचालय हुआ, उज्ज्वला हुआ, देखिए ये सब चीजें राजनीतिक नहीं है, ये सब सामाजिक मुद्दे थे महिलाओं के लिए। आज जब वो खुद बैठ के उनको अपने लिए नियम बनाने का मौका मिलेगा, तो आप ये देखिएगा जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, राष्ट्र का हमारा जो एक लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, वो हो सकता है 10 साल पहले ही पूरा हो जाए। जी इतना असर पड़ेगा। जी बिल्कुल जसकौर मीणा जी, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं की भागीदारी है और जो भारत की स्थिति है उस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एक तुलनात्मक आंकड़ा बार बार सामने उभर के आता है। राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, हमारी स्थिति उनसे भी पीछे है। और दुनिया की अगर बात की जाए तो संसद में सिर्फ 25% ही महिलाएं हैं। दुनिया भर में जो सांसद हैं अलग अलग देशों की, उसमें रवांडा, क्यूबा, बोलीविया और यूएई ऐसे देश हैं जहां 50% से ज्यादा महिला सांसद हैं। दो बातें हैं, एक तरफ दुनिया भर की अगर संसदों की बात की जाए तो औसत करीब 25% के आसपास आता है, लेकिन जिन देशों के नाम मैंने लिए, क्यूबा, बोलीविया जैसे देश, वहां पर 50% भी से ज्यादा महिलाएं सांसद हैं। इस अनुपात को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इसका एक ही सीधा सा उत्तर है कि देश में 75 वर्ष आज आजाद हुए हो गया। 65 साल तक जिन पार्टी के पास राज रहा, वो एक पारिवारिक पार्टी के साथ ही रहा और पारिवारिक पार्टी परिवार को ही चाहती थी। मैं इस संदर्भ में एक बात कटु कहूंगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये सोच कर चले थे कि महिला और पुरुष रथ के दो पहिए, जी और ये रथ के दो पहिए जब तक दोनों मजबूत नहीं होंगे, दोनों सक्षम नहीं होंगे, तो रथ चलना मुश्किल है। लेकिन इस देश का रथ एक पहिए से चलता रहा और वो बात भी आई कि दिनकर जी ने कहा था कि अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है। अब उसमें उतरी थी जो विवाह बंधनी हुई बता किस घर में, ये उन्होंने उसी समय बोला। और उसी समय यदि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता, साक्षरता में आगे किया जाता, एजुकेशन में उनको उन्नत किया जाता, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता, तो निस्संदेह भारत की महिला मेहनती है, संस्कारित है और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना, भारतीय संस्कृति को ग्रहण करके आगे तक ले जाना, ये महिलाएं ही सक्षम है। आज मोदी जी ने इस बात को पहचाना, क्योंकि वो एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार के बेटे जब देश की बागडोर को संभाला तो उन्होंने गरीबी भी देखी, महिलाओं की स्थिति अपनी माँ के माध्यम से, अपने परिवारों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की स्थिति देखी। और आज इसीलिए मैं ये आपको निर्विवाद कहना चाहती हूँ कि 65 साल के उस राज में हमारे देश के जो नेतृत्वकर्ता नेता थे, जो जी देश को चला रहे थे, उनका मन, उनका दिमाग, उनकी दूरदर्शिता महिलाओं के प्रति सजग नहीं थी, सतर्क नहीं थी। और इसी वजह से, जबकि आज महिला परिवार की प्रथम महिला वैज्ञानिक है अपने अपने परिवारों की, आर्थिक संचालन, आर्थिक मैनेजमेंट, अतिथि सत्कार, ये सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन उनको
राजनीतिक उत्तरदायित्व में पीछे रखा गया और आज हम 82 के करीब लोकसभा में बहने हैं, लेकिन 82 में आपको मैं फिर कहना चाहूंगी कि उन पर प्रेशर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो संगठन में भी 33% का आरक्षण दे करके महिलाओं को राजनीतिक सक्षमता देने का प्रयास किया, लेकिन अन्य पार्टियों ने नहीं। ठीक है, पंचायत राज संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में जब से महिलाएं आई, तब से अब महिलाएं, जैसे गुजरात को देखें तो वहां महिलाएं बहुत सक्षम हैं। उसका प्रमुख कारण एक ही है कि 2014 से पहले लगातार मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में महिलाओं को सक्षम करने का, महिलाओं को उत्तरदायित्व देने का, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने का एक लगातार प्रयास हुआ। इसी वजह से आज अब हम ये देखें कि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की हमारी 2 मंत्री बहनें स्वास्थ्य विभाग संभाल रही हैं, जनजाति मंत्रालय में काम कर रही हैं और सामाजिक न्याय मंत्रालय में काम कर रही हैं, और उनका कार्य वाकई में सराहनीय है। जब महिलाओं को मौका मिलता है तो महिलाएं कोई कसर नहीं छोड़ती काम करने में, क्योंकि वो सक्षम हैं, योग्य हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। अब मैं सोचती हूँ कि नारी वंदन अधिनियम के बाद, इस अधिनियम के बाद 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे, तो महिलाओं की जब भागीदारी बढ़ेगी तो आप ये देखिए कि देश को कितना तेज गति से वो आगे ले जाती हैं। महिलाओं को ही नहीं, गांव गरीब की चिंता करते हुए, बुजुर्ग की चिंता करते हुए निस्संदेह वो आगे बढ़ने का बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। संगीता यादव जी, आप कैसे इस पहलू को देखती हैं, क्योंकि बात जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में भागीदारी की होती है, जिसके कुछ आंकड़े मैंने कुछ तथ्य सामने रखे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो अधिक है, लेकिन हमारे देश में जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी उतनी हिस्सेदारी राजनीति में नहीं हो पाई। आप क्या कारण मानती हैं, क्या वजह मानती हैं? ये मैं आपको बताऊं, जब हम अपना पूरा इतिहास देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर का रूप रहा है महिलाओं का। शक्ति चाहिए तो हमने दुर्गा जी की पूजा किया, धन के लिए हमने लक्ष्मी जी की पूजा की। महिलाओं तो हमारे लिए हमेशा वंदनीय रहे, और जब भी चाहे हमारा पूरा ऋग्वेद की ऋचाएं लीजिए, घोषा, पाला जी जैसी मिली, शिक्षा में लीजिए, मैत्री, गार्गी आपको मिलेंगी। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भी देखिए हमारी जो सोच थी, हमने ये नहीं देखा कि हमारी महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, हमने वोट का अधिकार सबको दिया और हम सम्मान लेके चले। लेकिन फिर ना, जैसे कि हमारी बहन बड़ी कायदे से उन्होंने समझाया कि ये तब होता है जब महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आप हर जगह अगर उनको समान मौका मिल गया होता, किसी सरकार ने, जैसे मोदी जी ध्यान दे रहे हैं कि भाई आयुष्मान कार्ड लो, स्वास्थ्य ठीक रखो, मुद्रा योजना लो, व्यापार कर लो, जनधन खाता खोलो, अपना बैंक में आना जाना शुरू करो, सुकन्या समृद्धि लो, बच्चियों को ठीक करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पहले जिंदा रखा जाए। तो इतना अगर सामाजिक कल्याण पहले महिलाओं के लिए किसी सरकार ने सोच लिया होता, तो मैं तो 100% कहती हूँ कि आज आरक्षण की मुद्दा ही नहीं आती। रही बात देखिए वैश्विक स्तर पे, तो हमारे यहाँ भी शुरुआत में जब इंदिरा गांधी जी बनी हमारे यहाँ, तो एक और जो हमारी पहला महिला राज्यपाल श्वेता कृपलानी जी बनी, तो प्रयास तो ऊपर स्तर पे थोड़े बहुत हुए, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी हमारे पीछे सरकार रही है, उन्होंने कभी इसको ऐसी अहमियत का मुद्दा नहीं दिया कि इसे करना ही है। एक इच्छा शक्ति की कमी रही। अगर वो इच्छा शक्ति थोड़ी भी पूरी हो जाई होती, तो मैं कहती हूँ कि आज हमें इस मुद्दे पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात वैश्विक स्तर पर, तो देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि अभी ये प्रयास हमारे यहाँ हुआ है। अभी देखिए भारत जो है ने G20 की अध्यक्षता की थी, उसमें भी नारी नेतृत्व की चर्चा हुई है, उसमें भी हुई है। तो अब ये मुद्दा देखना, भारत को भी कई और भी देश फॉलो करेंगे, और जो 25% का आप कह रहे हैं ना, ये केवल हमारे इंडिया में फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरे वैश्विक स्तर पर देखिए महिलाओं का आरक्षण बढ़ेगा और महिलाओं के बारे में चिंता बढ़ेगी। अगर कोई आरक्षण नहीं भी बढ़ा, बात समझिए, तो वो चाहे सीटें बढ़ाए, टिकट दे, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अब हर स्तर पे, हर देश में, जब भारत में होने के बाद अब उसको देखिएगा, उसका वैश्विक स्तर नजर आएगा। जी संगीता जी, मैं इसी बात को आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने G20 का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही। एक मेजर इशू उभर के आया G20 शिखर सम्मेलन में। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? हालांकि आपने कुछ उल्लेख किया है इसका, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए थे, उसकी आवाज भी अब भारत उठा रहा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत की आवाज सुन रही है। यही तो मैंने बोला कि देखिए, जब ये G20 में जब ये मुद्दा उभर गया है,
और भारत में जैसे G20 खत्म हो उसके विदिन 1 मंथ हम लोगों ने वो आरक्षण का काम भी पूरा किया। तो जो हमने मुद्दा उठाया उसको तुरंत हमने रिजल्ट भी दे दिया। तो इससे मैं ही कोई बात अगर कहीं कह के आऊं और उसको तुरंत पूरा भी कर दूं तो जी एक रोल मॉडल के रूप में आ जाता है कि जी देखिए हमने कहा, और तो हम उस पर कहीं भी चर्चा उठा सकते हैं। अब चाहे कोई भी विश्व में जाते हैं तो इस बात का चर्चा जगह जगह होता है। और देखिएगा आप, बहुत ज्यादा हमें इंतजार, तो मीडिया के लोग हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसका असर विदिन, मुझे लगता है विदिन 6 मंथ हम लोगों को इसका असर दिखेगा। कई देश में महिलाओं के पक्ष में निर्णय आने वाले हैं। जी बिल्कुल। जसकौर मीणा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस पहलू को, क्योंकि मुद्दा शिखर G20 शिखर सम्मेलन का भी है और महिलाओं का जिस तरह भागीदारी बढ़नी चाहिए दुनिया में, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठा रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? देखिए, उसी का परिणाम है कि अभी बजट जो हमारा पास हुआ था 22-23 का, जी 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की कल्पना की और उनके लिए बजट दिया। ये 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में करोड़ों हमारी बहनें वाकई में आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रही हैं। दूसरी बात आप देखो कि चंद्रयान में हमारी वैज्ञानिक बहनें कितना बड़ा सहयोग किया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला को यदि मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो उसमें कार्य क्षमता में उसके 4 चांद लगते हैं। ये मौका, ये अवसर हमको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से विचार किया, उसके आधार पे मिला। और मैं एक बात आपको बार-बार कहूँगी जी कि यह भावना, जब कई लोग तो इस पे शुरू में जब बिल के बारे में चर्चा होती, तो वो ऐसे एक अशोभनीय शब्दों का उपयोग करते हुए महिलाओं के लिए कहते कि ऐसी महिलाएं आ जाएंगी। नहीं, भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक विरासत है, और इस सांस्कृतिक विरासत में पली बड़ी महिलाएं राष्ट्र को प्रथम दर्जा देते हुए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी पारिवारिक संरचना को संपूर्ण करते हुए निस्संदेह राजनीतिक भागीदारी में इस तरह से आगे आएंगी। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में, आज मैं अपने गांव के, अपने संसदीय क्षेत्र में थी, जगह जगह हमारी गांव की महिलाओं को भी ये खुशी है कि ये आरक्षण मोदी ही दे सकता था। और ये एक कुछ महिलाएं थी जो बार बार ये नारा लगा रही थी, मोदी है तो मुमकिन है। और ये सही बात है कि हम भी ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत गहराई से इस अर्ध आबादी को, ये 50% आबादी को जो सक्षमता प्रदान की है, ये सक्षमता भारत को सक्षम बनाने में मददगार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे मेडिकल क्षेत्र देखो, एजुकेशन का क्षेत्र देखो, सामाजिक सरोकारों में देखो, हर जगह महिला प्रथम काम कर रही है और शक्ति से, सामर्थ्य से अपना काम पूरा कर रही है। जी अभी बहन ने जो बात कही, वाकई में G20 को जो आयोजन हमारे यहाँ हुआ, इस आयोजन के बाद ग्रामीण स्तर पर भी हमारी महिलाएं, बालिकाएं, ग्रामीण नागरिक इस बात को बार बार दोहराते हैं कि ये सब मोदी जी के कार्यकाल में ही संपन्न हो सकता था, क्योंकि वो इस देश को प्रथम मानते हैं और गांव गरीब को ऊंचा उठाने की उनकी कल्पना है। समरसता के भाव देने के लिए सदैव वो आगे रहते हैं, और देश तभी ऊंचा उठेगा जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर के समान रूप से इस राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बनेंगे। जी आज आर्थिक दृष्टि से देखें तो हम 80% लोग हमारे खेती और खेती मजदूर हैं। वो खेती करने वाले परिवारों में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक है, मैं देखती हूँ। और इनको जब योजनाओं का लाभ उठाते हुए राजनीतिक मंच मिलेंगे, तो निस्संदेह भारत प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। संगीता जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि ओबीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सुनने को मिली। जब राज्यसभा या लोकसभा दोनों की मैं बात करूं तो दोनों ही सदनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लंबी चर्चा हुई और विपक्ष की ओर से तमाम दलों ने ओबीसी की भागीदारी को लेकर सवाल उठाया। आप ओबीसी से आती हैं, आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? क्या ये जरूरत है या राजनीति इसके पीछे है, क्या है? नहीं मनोज जी, जी मैं सच आपको बता रही, जब भी मैं इसको सुन रही थी जी तो मैं तो मीडिया के सामने कह रही हूँ कि हंसने के अलावा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसका रीजन बताती हूँ जी आपको। अभी हम जो, मैं खुद एक ओबीसी हूँ, जी अगर पूरा आप इतिहास पढ़ के देखेंगे तो आज ओबीसी को जो भी कुछ आरक्षण मिला है या कोई पोजीशन है,
आज सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी बीजेपी के, सबसे ज्यादा विधायक ओबीसी बीजेपी के, सबसे ज्यादा एमएलसी ओबीसी बीजेपी के। आज हमारी एक एसटी बहन, हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की सर्वाधिक सबसे बड़ी पोस्ट पे हैं, माननीय राष्ट्रपति बनाई गई हैं। सबका साथ सबका विकास तो भारतीय जनता पार्टी का आधार रहा है। तो कम से कम वो पार्टियां तो बीजेपी को ना समझाएं जिन्होंने खुद ओबीसी का बहुत विरोध किया है। आपने मेरे हंसने का रीजन समझ लिया जी। कि बिल्कुल आप सही। मुझे वो पिक्चर वो ना देना जो खुद विरोध करते रहे। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आज मुझे बताइए, जो भी हम चुनाव लड़ते हैं, क्या हम जो भी सीट आती है वो सामान्य लड़ता है या ओबीसी लड़ता है? दोनों में से कोई भी लड़ सकता है। मैं चौचा से विधायक थी, वहां ओबीसी भी लड़ सकते थे, सामान्य भी लड़ सकते थे। तो जब अच्छा, जो हमारा रिजर्वेशन का फार्मूला है वो हमारा एससी समाज और एसटी समाज के लिए है। जो वहां फार्मूला अपनाया गया उसको हम दे रहे हैं, एससी को भी दे रहे हैं और एसटी लोगों को भी दे रहे हैं। अरे ओबीसी के लिए जब सामान्य में प्रावधान नहीं है तो अलग से ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधान कहाँ से बनेगा? तो ये मतलब ये तो पढ़ने लिखने वाली बात है ना, ये तो एक अड़ंगा लगाने वाली बात है। मैं आपको एक लाइन में बताऊं जी। कि कैसे भी करके ये बिल फिर ना पास होता, लेकिन ये तो माननीय मोदी जी की क्षमता थी, अमित शाह जी की क्षमता थी, हमारी सरकार की सोच थी। लेकिन अड़ंगा लगाने के अलावा महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं का पैर खींचने वाली बात थी। मैं आपको बताऊं आज कहाँ आरक्षण है, आप मुझे बताइए चुनाव लड़ने में। अगर गाजियाबाद की कोई सीट है तो वहां राजनाथ सिंह जी भी लड़ सकते हैं, संगीता यादव भी लड़ सकती हैं। कौन सी ओबीसी के लिए सीट, कोई पूरे यूपी में पूरे देश में कोई सीट आरक्षित है क्या ओबीसी के लिए? जब सामान्य चुनाव में नहीं है तो वो महिलाओं पे भी लागू नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं पहली वाली बात फिर दोहराऊंगी, तो मुझे वाकई में हंसी आती है। जो ओबीसी को हमेशा नकारता रहा है आज वो ओबीसी के लिए वकील बना हुआ है। जी, किसकी तरफ इशारा है आपका? अब आप मनोज जी, समझदार हैं, जी खुल के कह रहे हैं, जिस पार्टी ने शासन किया उसी की तरफ इशारा है। जी। जसकौर मीणा जी, मुद्दा आदिवासियों का भी है। आदिवासी सम्मान को लेकर भी, महिलाओं के सम्मान को लेकर भी सवाल सुनने को मिले। इस पहलू को आप देखिए, कैसे देखती हैं? संविधान ने हमको अधिकार दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के लिए आरक्षण की सुविधा है और उसी के संवैधानिक आधार पर ही वर्तमान बिल में ये बात आएगी। संगीता बहन जी ने जो बात कही, वाकई में उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया और बड़े खुले मन से इस बात को रखा है कि सोचते क्यों है, जनजाति की महिला जहां चुनाव लड़ती है उस जगह जनजाति का दूसरा भाई भी लड़ सकता है, ऐसा नहीं। तो अब आरक्षित जब हो जाएंगी तो महिलाओं को एक सही स्थान मिलेगा और स्वतंत्र स्थान मिलेगा। वो वाकई में लड़ करके समाज की मुख्य धारा में आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जी ये सही बात है कि मोदी जी के मन में ही ये बात आई और जिस तरह से इस बिल को प्रस्तुत किया, अब तो सारे लोगों को वोट की चिंता है और वोट की चिंता के कारण सभी ने 100% लोगों ने वोट राज्यसभा में दिया और लोकसभा में केवल 2 ही विरोध में मत पड़े। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला शक्ति को जो सम्मान, जो आदर, जो उन्नति की राह दिखाई, वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई। जी मनोज जी, मैं दूसरे उस पे चैनल पे जुड़ूंगी, जी, इसलिए बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल अनुमति बिल्कुल बिल्कुल चाहती हूँ। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के, बिल्कुल शुक्रिया संगीता जी। लेकिन मैं एक बहुत सवाल धन्यवाद। आपसे जरूर जानना हाँ, क्योंकि मुद्दा जी बताएं। आपने भी उठाया, उस तरफ इशारा भी आपने किया ओबीसी को लेकर। और ओबीसी की बात मैं इसलिए बार बार ला रहा हूं क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने मुद्दा बनाने की इसको कोशिश की, तेजस्वी यादव ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसलिए मैं सीधे सीधे आपसे ये बात जानना चाहता हूं, हालांकि आपने बहुत इसका खुल के जवाब दिया, लेकिन ये जो पीछे की राजनीति है, सर्वसम्मति है लेकिन पीछे से राजनीति भी है, इसके पीछे क्या राजनीति है? उसकी एक ही बात है कि हमारे मनुस्मृति में कहा है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब इन लोगों को ना तो मनुस्मृति का ज्ञान है, ना हमारे वेदों का ज्ञान है, ना इनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। वंदन करना ये तो सम्मान देने की एक बात है। मैं सोचती हूँ कि ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मूलतः भारतीय संस्कृति से बहुत दूर है। अब सीखेंगे तो आगे फिर सोचेंगे। जी संगीता जी, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मनोज जी, आपके सवाल में जवाब भी है। जी आपने क्या कहा कि सबने वोट किया लेकिन मुद्दा बना के रखा, तो ये मुद्दा ही है, जी ये मुद्दा ही था कि बस हमें मीडिया में आना है, ओबीसी समाज को बताना है कि हम लड़ रहे थे। अरे पूछा कभी नहीं, जी लड़का बात कर रहे थे, दिया कुछ था नहीं।
किस बात का लड़ रहे थे? अभी एक जब यूपी का इलेक्शन था, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, नारा आया था ना, जी लेकिन जुमला ही साबित हुआ। ठीक है, नारी हूँ लड़ सकते तो नारी के लिए कुछ करो भी तो। अरे 10 साल आप राष्ट्रीय अध्यक्षा रही महिला की। ये अभी सब लोग कहते रहते हैं कि अरे भाई बीजेपी वाले छोटे लोग हैं, शौचालय की बात करते हैं उज्ज्वला। अरे वाकई में भैया, ईश्वर करे सब लोग छोटे लोग ही बन जाए, क्योंकि भाई कम से कम बेसिक जरूरतें सबके पास पहुंचेंगी ना, तो छोटे लोग बनना ही ठीक है। क्योंकि जी मैं तो देखिए, जगह जब ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा जाती हूँ, तो कई लोगों ने मुझे, हम तो मैंने मन से कहा, तो मुद्दा ही है, आपके सवाल में जवाब भी था कि जी भाई ओबीसी को केवल ये एहसास कराना था कि भाई देखिए हम आपके लिए कह रहे हैं। अरे करने का टाइम तो किया नहीं, अब कह के क्या ओबीसी मूर्ख है, समाज है, उसको समझ में नहीं आती है, हैं? तो ये देखिए, मतलब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मतलब सामने आके बात करूंगी। आप बताएं ना, मुझे काम का रिजल्ट बताएं, क्या ओबीसी के लिए किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं राजनीति भी इसके पीछे है, और जो राजनीति। राजनीति ही है, जी आपके सवाल में जवाब था। जी ये मुद्दा ही है, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति ही है। बिल्कुल संगीता जी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भागीदारी और बढ़ेगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।